अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कौन था एडोल्फ हिटलर? 1923 में उसने बर्लिन में जर्मनी की हुकूमत गिराने के लिए मार्च किया। इस मार्च में जर्मनी की पुलिस ने नाजी पार्टी के 15 मेंबर्स मार डाले और हिटलर की ये बगावत नाकाम हुई। इसके बाद जर्मन गवर्नमेंट ने गद्दारी के इल्ज़ाम में हिटलर को 5 साल की सज़ा सुना दी। इसी बीच हिटलर ने जेल में मीन काम्फ नामी किताब की पहली जिल्द लिखी। उस किताब में जर्मन मुआशरे को नस्ल की बुनियाद पर हिटलर के मंसूबों को बयान किया गया। पूरी किताब में यहूदियों को जरासीम से तशबीह दी गई और उन्हें मुआशरे में बैनुल अक़वामी जहर के तौर पर पेश किया गया। उसके नज़रिए के मुताबिक यहूदियों का खात्मा ही वाहिद सलूशन था। बहरहाल गद्दारी के केस में हिटलर को 5 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन सिर्फ 9 महीने जेल की सज़ा काट कर इसे रिहा कर दिया गया। इसकी जल्द रिहाई की कुछ वजूहात है। पहली वजह, उस वक्त के जर्मन अदालती निज़ाम सियासी कैदियों के लिए निस्बतन नरम था। दूसरा, हिटलर ने जेल में मुहाफ़िज़ों के साथ दोस्ताना सलूक किया। तीसरा, गवर्नमेंट का ख्याल था कि हिटलर उनके लिए कोई ख़ास ख़तरा नहीं है और उनका ख्याल ये भी था कि जेल में रखने से इसकी मकबूलियत में इजाफ़ा और भी बढ़ता जाएगा। लेकिन किस से मुतासिर होकर उसने बगावत की थी? जिस शख्स को देखते हुए हिटलर ने यह सब किया वो कोई और नहीं बल्कि उसका बाद में बनने वाला दोस्त मुसोलिनी था। वही मुसोलिनी जिसने अपनी स्पीचेस के ज़रिए लोगों में जुनून पैदा किया और रोम की तरफ मार्च करके इटली की हुकूमत गिराकर खुद उसका हाकिम बना। लेकिन हिटलर ऐसा ना कर सका और हुकूमत गिराने में नाकाम हुआ। बहरहाल 1924 में जेल से रिहाई के बाद जर्मनी की मईशत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। इसलिए हिटलर को कुछ ऐसा करना था कि वो लोगों की नज़रों में एक बार फिर से आ सके, और ये मौका उनको मिला 1929 में, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टॉक की मार्केट क्रैश हो गई, जिसका जर्मनी पर बहुत बुरा असर पड़ा। लाखों लोग बेरोजगार हो गए और कई बड़े बैंक बंद हो गए। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने इकॉनमी को मजबूत करने और रोज़गार फराहम करने का वादा किया। इसके बाद वो लोगों की नज़रों में एक बार फिर से आ गए। इस बात का अंदाज़ा आप उस इलेक्शन से भी लगा सकते हैं, जो एक साल पहले 1928 में हिटलर सिर्फ 8 लाख वोट हासिल कर सके। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद उनकी फैन फॉलोइंग में इतना इजाफा हुआ कि 1930 के इलेक्शन में हिटलर 64 लाख वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। उसके लिए राहें हमवार होती जा रही थी। वो अपनी मंजिल के करीब था। वो मुसलसल शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचता रहा, यहाँ तक कि 1932 में उसने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, लेकिन हिटलर को उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। मगर अगले साल मार्च 1933 में जर्मनी के चांसलर के इंतखाबात में हिटलर 17 मिलियन वोट्स हासिल करके जर्मनी का चांसलर बना। बस इसके बाद क्या था? ताकत में आते ही उसने धीरे धीरे जमहूरियत को ख़त्म किया। अगस्त 1934 को जर्मनी के सदर का इंतकाल हुआ तो काबीना ने सरबराह मुमलिकत से मुतालिक कानून नाफिज किया था। उस कानून में कहा गया था कि सदर की मौत पर सदारती ओहदा ख़त्म कर दिया जाएगा और सदर के इख्तियारात चांसलर को दिए जाएंगे। इस तरह हिटलर चांसलर के साथ साथ जर्मनी का हुक्मरान भी बना। उसने जर्मनी में जमहूरियत का खात्मा करके अपनी बादशाहत कायम कर ली थी। उसने फ़ौज पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी और आलमी मुआहदे जो वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी के साथ किए गए थे उन्हें तोड़ दिए। उसने बेरोजगार जर्मनों को लाखों की तादाद में फ़ौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। 1933 में मिलिट्री पर जितना पैसा लगाया जाता था 1939 तक वो 10 गुना बढ़कर लगाया गया। यूँ जर्मनी में इतनी मुलाजमतें बढ़ गई कि कोई बेरोजगार ना रहा और जर्मनी की फ़ौजी ताकत भी कई गुना बढ़ गई। यूँ हिटलर ने पहली जंग अजीम में जर्मनी की शिकस्त का बदला लेने का मंसूबा बनाया, जिसका पहला स्टेप जर्मनी के खोए हुए इलाकों को वापस लेना था। मार्च 1936 में राइनलैंड कब्जा करके अपना एक खोया हुआ इलाका वापस लिया। हिटलर चाहता था कि जंग अजीम से पहले पूरे यूरोप के जर्मन्स को इकट्ठा करके जर्मन सल्तनत वसी कर दे। वर्ल्ड वार 2 से पहले जर्मनी ने जापान के साथ इत्तेहाद कर लिया और जापान के कहने पर चीन के साथ इत्तेहाद तोड़ दी। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके दूसरी जंग अजीम शुरू की। उसने पोलैंड को फतह कर लिया, जिससे मगरबी सल्तनतें जर्मनी के खिलाफ हो गई। लेकिन जर्मनी नहीं रुका और उसने आसपास के मुल्कों पर हमले किए
اور شروعات میں ایک سے بڑھ کر ایک کامیابی حاصل کی، مگر ہٹلر کو سب سے زیادہ جس ملک سے خطرہ تھا وہ سوویت یونین تھا۔ اسی لیے ہٹلر نے سوویت یونین کے لیڈر اسٹالن سے امن کا معاہدہ کیا کہ وہ 10 سال تک ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضہ نہیں کریں گے۔ اب ہٹلر بے خوف ہو چکا تھا اور اس نے 1 سال کے اندر اندر ہالینڈ، ناروے، فرانس، بیلجیم اور آس پاس کے باقی ملکوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور ہٹلر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا۔ بہرحال اب یورپ میں صرف 3 طاقتیں باقی رہ گئی: برٹن، نازی جرمنی اور سوویت یونین۔ اب ہٹلر نے برٹن کو پیغام بھیجا اور کہا کہ برطانیہ کو اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن برطانیہ ہٹلر کے سامنے ڈٹ گیا۔ اب ہٹلر نے برطانیہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن برطانیہ کے پاس ایک ایسا خطرناک ہتھیار تھا جو پوری دنیا میں کسی اور ملک کے پاس نہیں تھا۔ ہٹلر کی برطانیہ کے خلاف 4 مہینے تک جنگ چلتی رہی۔ اب ہٹلر جنگ سے اکتا گیا کیونکہ وہ برطانیہ جیسے چھوٹے ملک کو فتح کرنے میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نظریں سوویت روس پر تھی۔ وہ یہودیوں سے جتنی نفرت کرتا تھا اتنی نفرت روسیوں سے بھی کرتا تھا۔ چنانچہ ہٹلر نے روس فتح کرنے کی تیاری شروع کی۔ جب اسٹالن کو اس بات کی خبر ملی تو وہ بے حد پریشان ہو گیا کیونکہ ہٹلر نے اس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا۔ اب ہٹلر ہر طرف سے جنگ میں پھنس گیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے مسولینی کی مدد کے لیے یونان میں بھی اپنی فوج بھیجی اور امریکہ کا جاپان پر اٹامک بم گرانے کے بعد ہٹلر نے امریکہ سے بھی جنگ چھیڑی۔ اب ہٹلر ہر طرف سے جنگ میں پھنس چکا تھا۔ مغرب میں امریکہ اور برطانیہ، جبکہ مشرق سے روس نے ہٹلر کو گھیر لیا۔ اب جو علاقے ہٹلر نے فتح کیے تھے وہ اس نے کھو لیے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اب نہیں بچے گا۔ اس کی حکومت ختم ہو گئی اور دشمن برلن میں اس کے قریب آ پہنچے۔ اس نے اپنی موت کے آخری دن تیسری شادی کی تھی۔ 30 اپریل 1945 وہ دن تھا جب ہٹلر نے اپنے آپ پر فائر کر کے سوسائڈ کر لیا اور اس کی بیوی نے بھی زہر کھا کر خودکشی کر لی، اور ایسے ہی ایک ڈکٹیٹر دنیا سے چل بسا۔ ہٹلر تو مر گیا، لیکن اس کی بنائی ہوئی جنگ عظیم کے نتیجے میں پاکستان، بھارت سمیت دنیا کے بہت سے ملک آزاد ہوئے اور دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔